नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ कितनी गिवन है हमारे पास यहाँ पे 660 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में है, जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 660 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये क्या गिवन हो गया, वेवलेंथ। अब इसके बाद टोटल एनर्जी गिवन है रेडिएशन की। टोटल एनर्जी कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी का वैल्यू भी गिवन है जो कि है 3 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन विल बी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 6.60 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब दोनों का वैल्यू भी गिवन है हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जब मैं पुट करूँगी तो एनर्जी का वैल्यू गिवन है कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻18 जूल इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट भी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से जब हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, तो ये क्या होगा, E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। N का वैल्यू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन, कितने फोटोन एमिट होंगे वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटू N में लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना गिवन है, वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में 660 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये 660 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। तो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 10। तो कितने फोटोन रिलीज होंगे, यहाँ से 10 फोटोन रिलीज होंगे। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 1, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में गिवन है 10 फोटोन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू। वायर इन सॉल्यूशन -4 है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 और H2 क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होगी, अमोनिया से क्या फॉर्म हो रहा है, N2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इस हिसाब से बैलेंस हो जाएगी। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया क्या है यहाँ पे, -1/2 d ऑफ NH3 अपॉन dt is equal to appearance of N2 dN2 upon dt is equal to dH2 upon 3 dt। और ये किसके बराबर आएगा, K के, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर हमें N2 की अपीयरेंस निकालनी है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू K, ठीक है। K के बराबर आ जाएगा dN2/dt, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻4। सिमिलरली अगर हमें dH2 अपॉन dt निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू K, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁴। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, अगर हम देखें ऑप्शन थर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच हो जाएगा, जिसमें N2 की 2 इंटू 10⁻⁴ और H2 की 6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। और यूनिट्स एज इट इज, राइट। थैंक यू। सॉल्ट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे स्पायरेंसली सोल्यूबल होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो सॉल्ट्स जिनकी सोल्यूबिलिटी लोअर होती है वो स्पायरेंसली सोल्यूबल होंगे वाटर में। तो
तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट्स हैविंग लोअर solubility are sparingly soluble in water। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हायर होती है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी लोअर होती है। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई सॉल्युबिलिटी होती है, कुछ सॉल्ट्स की लोअर सॉल्युबिलिटी भी होगी। तो जो लोअर सॉल्युबिलिटी वाले सॉल्ट्स हैं वो क्या होंगे, वाटर में स्पाइरेंसली सॉल्युबल होंगे। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हो गई करेक्ट। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है एंट्रोपी इंक्रीजेज ऑन डिसॉल्विंग द सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है सोल्यूट की जब हम डिजोल्व करते हैं सोल्यूट को सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे क्या है, जब एंट्रोपी इंक्रीजेज ऑन डिसॉल्विंग द सॉल्ट्स, जब सॉल्ट्स को हम डिसॉल्व करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, करेक्ट। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, बट एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सॉल्ट्स जो हैं वो स्पाइरेंसली सॉल्युबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें तो गिवन है कि जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में गिवन है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, इन किलोजूल पर मोल फॉर ए रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। आर का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे किस में लेना है हमें, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर का वैल्यू कितना लेना है, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन होता है हमारे पास, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, अब यहाँ पे log K2 और K1 क्या है, log K2 K1 ये रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, तो मतलब K2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log K2 है 0.301। ठीक है, तो log 2 का वैल्यू हो गया 0.3 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 1200। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 300 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 1200। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम ले रहे थे तो यहाँ पे आ जाएंगी 2 जीरो और आएंगी, क्योंकि इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 3 12 और 2 2 4 जीरो होनी थी, तो अब 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 भी आएगा, मतलब 2 जीरो और ये बच गई थी, तो या तो सीधा ही डायरेक्टली 1200 लिख दो। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं सारा, तो ये आता है 68.9 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये जो वैल्यू आती है ये जूल में आती है। अब जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में, तो इसके लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6.8 किलो जूल। एक्टिवेशन एनर्जी कितना आ गया, 6.8 किलो जूल। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 68.8, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में गिवन है 6.88 किलो जूल पर मोल, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किलो जूल पर मोल, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। थैंक यू। क्वेश्चन में हमें दिया है जब 0.05 मोलर डायमिथाइल अमीन को हमने डिसॉल्व किया 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में, तो परसेंटेज डिसोसिएशन डायमिथाइल अमीन का जिसकी Kb की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ है वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे डायमिथाइल अमीन है, ओके, और हमारे पास है एक जिसको हमने डिसॉल्व किया है बेस में, दैट इज NaOH, तो अगर हम यहाँ पे कॉमनली लिखें BOH तो ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, ये किस में स्प्लिट हो रहा है,
ये स्प्लिट हो रहा है B प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, हमने रिप्रेजेंट किया है इसको एज बेस। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसकी कुछ भी नहीं होगी इनिशियली, फिर अगर हम देखें तो ये एट इक्विलिब्रियम हो जाएगी C माइनस सी अल्फा, ये हो जाएगी C अल्फा, ये हो जाएगी C अल्फा। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक तो ये C अल्फा जो कि हमारा कहाँ से आया, वीक बेस से, ठीक है, जो कि क्या है हमारा डायमिथाइल अमीन, जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है BOH से। फिर हमारे पास है यहाँ से 0.1 मोलर NaOH, ये कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से। क्यों आया ये, क्योंकि हमारे पास डायमिथाइल अमीन के साथ साथ NaOH भी है।